नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। अंकिता हत्याकांड सीबीआई जांच की मांग कोर्ट ने खारिज की। उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारी की अनिवार्य सेवा निवृत्ति पर कोर्ट की रोक। छात्र संघ चुनाव 11,000 छात्रों का नेता बनने को 74 नामांकन। बोर्ड परीक्षाफल में सुधार करें विद्यालय एडी। एक राज्य एक रॉयल्टी के लिए सड़कों पर उतरे रोक। नैनीताल गलत तरीके से 118 रुपये काटने पर एसबीआई पर लगाया जुर्माना। कॉमन सिविल कोड व धर्मांतरण कानून नजीर बनेंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण हटने के बाद रेलवे को मिल सकता है बड़ा विस्तार। कालबेट परमिट गड़बड़ी में केस दर्ज कराने की तैयारी। हल्द्वानी योग फार्म में निगम तैयार करेगा जैविक खाद। नई शिक्षा नीति एकता के सूत्र में बांधेगी मुख्यमंत्री। सरकार ने 15 दिनों में मांगे भर्ती के प्रस्ताव। खेल महाकुंभ से प्रतिभाएं निखरेंगी रेखा आर्या। नवनियुक्त सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने संभाला कार्यभार। जागेश्वर महासूर धाम के विकास से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। महाराज सतपाल महाराज। तराई भाबर में इस जाड़े का सबसे घना कोहरा। उत्तराखंड में 24 दिसंबर को लगेगा पासपोर्ट मेला। स्नातक स्त्री भर्ती घपला। पूर्व अफसर में चार्जशीट की मांगी इजाजत। 13 आईएएस और 18 पीसीएस अफसरों को मिली पदोन्नति। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग खारिज करते बुधवार को अपना निर्णय सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि एसआईटी सही जांच कर रही है, किसी पीआईटी को नहीं बजाया जा रहा। एसआईटी की जांच में संदेह नहीं किया जा सकता, इसलिए सीबीआई से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के एकलपीठ में हुई। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि आपको एसआईटी की जांच पर क्यों संदेह हो रहा है। अंकिता की मां सोनी देवी और पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने बेटी को न्याय दिलाने और दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने के लिए याचिका में अपना प्रार्थना पत्र भी दिया था। उन्होंने प्रार्थना पत्र में कहा कि एसआईटी मामले की जांच में लापरवाही कर रही है, इससे जांच सीबीआई से कराई जाए। मामले प्रकाश मामले में शुरुआत से ही किसी वीआईपी को बचाना चाह रही। सबूत मिटाने के लिए रिजॉर्ट से लगी फैक्ट्री को भी जला दिया गया, जबकि वहां पर कई सबूत मिल सकते थे। आरोप में याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकार ने किसी को बचाने के लिए जिलाधिकारी का स्थानांतरण तक कर दिया और उन पर इस केस को वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने चालक परिचालकों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बीती 22 दिसंबर के आदेश को रोक लगा दिया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई की। मामले के अनुसार दो निवासी भगवान सिंह, सुभाष बडोला, जगमोहन सिंह लगभग 20 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना है कि परिवहन निगम ने 22 दिसंबर 2022 को आदेश पारित कर कहा था कि ऐसे चालक परिचालक एवं अन्य कर्मचारी जिनकी उम्र 55 वर्ष से ऊपर होगी और कार्य करने में सक्षम नहीं हुए 23 दिसंबर 2022 को अनिवार्य सेवानिवृत्त होंगे। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता कार्य करने के दौरान वाहन का संचालन करने पर दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, उन्हें चोट आई थी। बोर्ड के निरीक्षण के बाद सभी याचिकाकर्ताओं को अक्षम घोषित किया गया और अपने मूल पद पर कार्य नहीं कर पाने के कारण उनसे अलग अलग पदों में कार्य करवाया। याचिका में कहा गया इस पर अधिकारियों ने कोई आपत्ति नहीं की और कर्मचारियों का आचरण ड्यूटी के दौरान अच्छा और अधिक उत्तम रहा। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पर रोक लगा दी। छात्र संघ चुनावी आचार संहिता के तहत बुधवार को डिग्री कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई गई। छात्र संख्या के लिहाज से हल्द्वानी स्थित कुमाऊं के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज MBPG में छात्र संघ के 11 पदों में 74 दावेदारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। 11,266 छात्र छात्राओं 24 दिसंबर को इनमें से अपना नेता चुन लिया। अध्यक्ष पद पर 4 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। लिंगदो समिति की सिफारिश के तहत MBPG कॉलेज परिसर में चुनावी रैली, कन्वेंशन और हुड़दंग पर प्रतिबंध लगा है। बुधवार को प्रत्याशियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन कराने का समय दिया गया। परिसर में सभी पदों के लिए अलग अलग नामांकन काउंटर बनाए गए थे, जहाँ प्रधानाध्यापकों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। प्राचार्य डॉक्टर NS कनकोटी, चुनाव प्रभारी CS नेगी, चीफ प्रोटेक्टर डॉक्टर संजय खत्री समय समय व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जबकि मुख्य प्रवेश द्वारा कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। नामांकन पर्चा दाखिल करने तक समर्थक और पूर्व छात्र नेता नैनीताल रोड पर ढोल की धुन पर देखते नजर आए। दोपहर 3 बजे तक कला संकाय प्रतिनिधि पद पर 25, विज्ञान संकाय प्रतिनिधि पद पर 12 और वाणिज्य संकाय प्रतिनिधि पद पर 17 ने नामांकन पत्र भरा। अपर निर्देशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं लीलाधर व्यास ने बुधवार को रायका
नैनीताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानाचार्य समेत शिक्षकों को बोर्ड परीक्षा फल में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य विद्यालयों के मुखियाओं को भी निर्देशित किया कि जिन विद्यालयों का प्रतिफल पूर्व में न्यून रहा हुआ समय रहते उन्हें सुधार कर लें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक एडी व्यास ने रायका राजकीय इंटर कॉलेज नैनीताल में लगातार गिरी छात्र संख्या पर चिंता व्यक्त की। विद्यालय में वर्तमान में 129 छात्र अध्ययनरत हैं। निरीक्षण के दौरान 43 छात्र अनुपस्थित पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। जहां उन्होंने शिक्षण कार्य का जायजा भी लिया। इस बीच छात्र प्रश्नों के सही जवाब नहीं दे पाए। निरीक्षण में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जगमोहन रुद्रा, हिमांशु रावत आदि शामिल रहे। एक राज्य एक रॉयल्टी की मांग को लेकर खनन कारोबारियों ने शहर में जुलूस निकाला। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कारोबारियों ने आक्रोश जताया। बाद में सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से डीएम को ज्ञापन भेज कर मामले में ठोस कार्रवाई की मांग की गई। उधर बुधवार को गोला खनन संघर्ष समिति संयोजक रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में खनन कारोबारियों ने बरेली रोड गांधी स्कूल से एसडीएम कोर्ट तक विशाल रैली निकाली। दौरान खनन कारोबारी एक राज्य एक रॉयल्टी एक राज्य सरकार होश में आओ, अवैध खनन पर रोक लगाओ जैसे नारे लगा रहे थे। एसडीएम कोर्ट में हुई सभा में विधायक सुनील जगदीश ने कहा कि गोला इंदौर में खनन शुरू नहीं होने से हजारों लोगों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया। सरकार का रवैया हैरान करने वाला। खनन कारोबारियों ने कहा कि वो अपनी मांग को लेकर शासन प्रशासन सभी के सामने उठा चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो खनन कार्यवाही में रोष है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋषभ सिंह के माध्यम से डीएम को ज्ञापन भेज जल्द मामले में कार्रवाई की मांग की थी। इस दौरान ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष रुक्मणी नेगी, नंदौर खनन गेट अध्यक्ष सुरजीत कौर, जीवन कबड़वाल, भगवान धामी, हरेंद्र बोरा, हेमवती नंदन दुर्गापाल, किरण डालाकोटी, प्रधान शंकर जोशी, हरीश बिखानी, हुकम सिंह कुंवर आदि मौजूद थे। नैनीताल एसबीआई को ग्राहक का 118 रुपये काटना महंगा पड़ गया। ग्राहक के बार बार रुपये काटने का कारण पूछने पर जब बैंक ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो ग्राहक ने मामला स्थायी लोक अदालत के समक्ष रखा। मामले को सुनने के बाद स्थायी लोक अदालत ने बैंक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए वादी को 2 माह के भीतर अदा करने को कहा। स्थायी लोक अदालत नैनीताल के प्रभारी अध्यक्ष दर्शन सिंह ने बताया कि नैनीताल में एसबीआई के खिलाफ वाद दायर हुआ। वादी ने अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कहा कि उसके बचत खाते से बैंक की ओर से 118 रुपये गलत तरीके से काटे गए। वादी के लगातार अनुरोध करने के बावजूद भी बैंक ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। स्थायी लोक अदालत में मामला सुनवाई को रखा गया। सुनवाई के दौरान दोनों ओर की बातचीत के दौरान बहस करते हुए बैंक की ओर सुलह समझौते का प्रयास असफल रहा। लोक अदालत ने पूर्ण दोष के आधार पर निर्णय पारित किया कि वादी के खाते से गलत तरीके से बैंक की ओर से काटे गए रुपये ब्याज वादी को लौटाने व मानसिक को बाद व्यय के रूप में 10,000 रुपये का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार पाया गया। बैंक लौट धनराशि वादी को 2 माह के भीतर अदा करेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार के त्वरित निर्णय की वजह से उत्तराखंड में राज्य देश में अलग पहचान बना रहा है। बात चाहे समान नागरिक संहिता लागू करने की, धर्मांतरण कानून लाने की, सभी में उत्तराखंड नजीर बन गया है। उन्होंने दावा किया राज्य बनने से अब तक भ्रष्टाचार पर केवल चर्चाएं होती रही हैं। भ्रष्टाचारी को जेल में डालने का समय काम पुष्कर सिंह धामी बेखूबी कर रहे हैं। बुधवार को हल्द्वानी में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को प्रस्तावित कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। हल्द्वानी में भाजपा के कुमाऊं संभाग कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कुमाऊं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उत्तराखंड राज्य निर्माता के रूप में यहाँ की पीढ़ी याद करती है। 25 दिसंबर को पीएम मोदी की मन की बात का कार्यक्रम भी एसपी ने संगठन ने तय किया कि विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा जिन बूथों से चुनाव हारी है उनमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी मंत्री सांसद जाएंगे। इसकी सूची बना ली गई। तो भट्ट ने बताया कि संगठन संघ ने भाजपा बनने तक की अवधि में संगठन के जितने भी कार्यकर्ता रहे उनके बूथों और अन्य जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में स्मरण किया जाएगा। ऐसे में जो भी पुराने कार्यकर्ता जीवित हैं उन्हें विशेष वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही युवा मोर्चा और ओबीसी मोर्चा का भी गठन होगा। बूथ सशक्तिकरण के लिए 10 जनवरी तक मंडल और 11 फरवरी तक बूथ इकाइयों का गठन कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार G20 देशों के सदस्य भारत में 56 स्थानों में कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश और मणिपुर में G20 के 2 सदस्य योग पर आधारित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी, पूर्व महामंत्री सुरेश भट्ट, राजेंद्र बिष्ट आदि मौजूद रहे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 29 एकड़ भूमि रेलवे को मिलती है तो हल्द्वानी स्टेशन को बड़ा विस्तार मिल सकता है। यहाँ नए यार्ड के साथ नई ट्रैक बन जाएंगी जिससे यहाँ आने वाली ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक काठगोदाम रेलवे स्टेशन में सीमित जगह होने के चलते वहाँ नए ट्रैक बनाए जाने संभव नहीं है। हालांकि यह है कि ट्रेनों की
यानी एक से दूसरे ट्रैक पर लाने में काफ़ी समय लग जाता है। काठगोदाम में यार्ड इतना छोटा है कि वहाँ एक से दो ट्रेनों को ही खड़ा किया जा सकता है। इसके चलते काठगोदाम से ज़्यादा ट्रेनों का संचालन नहीं किया जा सकता। रेल सूत्रों के अनुसार 29 एकड़ भूमि मिलने पर हल्द्वानी रेलवे स्टेशन में नया यार्ड बनाया जा सकेगा, जिसके भीतर एक नए ट्रैक बनाकर उन पर ट्रेनों को खड़ा करने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा सेंटिंग के नेट बनाए जाने की संभावना। काठगोदाम के सेंटिंग नेट में अभी मात्र 6 फुट की सेंटिंग है की हो पा रही है। यदि हल्द्वानी में सेंटिंग के नेट बनाए जाते हैं तो करीब 18 फुट की सेंटिंग की जा सकेगी, जिससे जमीन मिलने पर नए ट्रेनों के संचालन के साथ साप्ताहिक ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जा सकेंगे। रामनगर कारपेट के ढिकाला जोन के परमिटों में हुई गड़बड़ी में वन विभाग के अधिकारी मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। मामला सीएम वन मंत्री तक पहुंचने के बाद कारपेट के इको टूरिज्म विभाग समेत वर्षों से जमे अधिकारियों में हड़कंप मचा है। सूत्रों के अनुसार जल्द वन विभाग के बड़े अधिकारी मामले की जांच के लिए कारपेट कार्यालय पहुंच सकते हैं। ढिकाला की 14 फरवरी तक खुलेगी वेबसाइट में 15, 16 व अन्य दिनों में रात्रि विश्राम के लिए परमिट बुक हो गए थे। कई फीसदी से अधिक के परमिट दिसंबर पहले सप्ताह में बुक किए गए, लेकिन इनको टूरिज्म में बैठे अधिकारी व कर्मचारी मामले को पकड़ ना सके। 7 दिन पहले जीपी चालक मालिकों ने मामले को उठाया, तब जाकर मामला जांच की जा रही है। बुधवार को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा ने बताया कि मामला गंभीर है। पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट के आधार पर साइबर क्राइम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सूत्रों के माने तो कारपेट से जुड़े लोगों ने परमिट प्रकरण को सीएम सिस्टर की धामी तक पहुंचा दिया। मामले में मुकदमा जल्द हो सकता है। हल्द्वानी नगर निगम प्रशासन ने जैविक खाद तैयार करने की फिर से कवायद शुरू कर दी है। हीरानगर स्थित योग पार्क में खाद तैयार करने की योजना है। पेड़ों से गिरने वाले फल, फूल, पत्तियों से खाद बनाए जाएंगे। इसे लेकर बुधवार को वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कांडपाल ने स्वास्थ्य अनुभाग के कर्मियों के साथ पार्क का निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों की मदद से जल्द इस काम शुरू करने की बात कही जा रही है। योग पार्क में काफी संख्या में पेड़ पौधे, इनसे झड़ने वाले फूल और पत्तियों को एक जगह एकत्र कर जला दिया जाता है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि हीरानगर के सामाजिक कार्यकर्ता ने इन्हें फूल पत्तियों से जैविक खाद तैयार की है। इससे प्रेरित होकर बड़े स्तर पर जैविक खाद तैयार करने की योजना बनाई है। तिरपाल युक्त बड़े बैग रखे जाएंगे जिसमें की खाद तैयार की जाएगी। डॉक्टर कांडपाल ने बताया कि योजना को लेकर पत्र जिलाधिकारी को दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नया शिक्षा नीति देश को एकता में फिर शुरू का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उच्च व माध्यमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक विश्वविद्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में तैयार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अतीत से आधुनिकता तक के सभी बिंदुओं का समावेश और आज़ादी के अमृतकाल में नए भारत के निर्माण में नई शिक्षा नीति प्रभावी भूमिका का निर्वहन करने में अवश्य ही सफल होगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा और तृतीय भाषाओं को भी शामिल करने पर जोर दिया गया है। निश्चित तौर पर यह कदम जहाँ एक और देश के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा, वहीं देश को एकता के एक सूत्र में पिरोने का कार्य भी करेगा। धामी ने कहा कि कौशल विकास अभियान के तहत युवा भारत नया भारत युवाओं को प्रोत्साहन मिला है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीति में प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने सभी प्रशासकीय विभागों को 15 दिन के भीतर संशोधन के साथ भर्ती के प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं। सचिव कार्मिक शैलेश बेगोली ने बुधवार अपराह्न सचिवालय में विभागीय आयोग और प्रशासकीय विभाग के अफसरों के साथ भर्ती के लंबित प्रस्ताव की समीक्षा की। इन प्रस्तावों को पूर्व में लोक सेवा आयोग ने बता दिया था, जिसमें दिव्यांग महिला आरक्षण को लेकर जरूरी संशोधन किए जाने थे। इसके तहत 3 दर्जन विभागों ने लगभग 1500 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव, इनमें से ज्यादा प्रस्ताव उस वक्त भेजे गए थे जब हाईकोर्ट ने 30% महिला आरक्षण पर रोक लगाई थी। चूंकि अब उक्त रोक को सुप्रीम कोर्ट हटा चुके हैं और राज्य सरकार महिला आरक्षण और विधानसभा से विधेयक भी पारित कर चुके हैं, ऐसे में फिलहाल उसे लेकर भी कोई अड़चन नहीं है। बगोली ने विभागों को भर्ती के प्रस्ताव में महिला आरक्षण को लेकर पूर्व की बातचीत व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। वे राज्य सरकार ने अक्टूबर में 4% दिव्यांग आरक्षण की श्रेणी को लेकर भी तस्वीर साफ कर दी है। कई विभागों ने भर्ती के प्रस्ताव में इस आरक्षण को गलत जवाब दर्शाया था। इसके चलते बगोली ने विभागों से कहा कि दिव्यांग आरक्षण उप श्रेणी के बजाय कुल भर्ती के पदों पर दिया जाना है और अभ्यर्थियों के चयन के बाद उन्हें उस श्रेणी के कोटे से नियुक्ति की जानी है। बैठक में अपर सचिव ललित मोहन रियाल, कमेन सिंह, लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी रावत के साथ विभिन्न विभागों के अफसर मौजूद रहे। खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड में आयोजित हो रही खेल महाकुंभ से प्रतिभाओं को निकलने का एक मंच मिलेगा। भविष्य में खेल क्षेत्र में बड़ी सफलता के रूप में इस आयोजन के परिणाम दिखाई देंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि महाकुंभ से निकले खिलाड़ी देश और दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को विधानसभा में खेल महाकुंभ को लेकर खेल और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ के तहत गांव, ब्लॉक और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं के बाद राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं होनी है। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ के तहत राज्य स्तरीय आयोजन देहरादून के राणा प्रताप कॉलेज में होंगे, जिसमें कुल 14 खेल शामिल किए जाएंगे, जिनमें 13 जिलों से टीमें
भाग लेंगे। ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर हुए खेल आयोजन में लगभग 4 लाख खिलाड़ी प्रतिभाग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ का आयोजन उत्तराखंड में होने वाले 29वें राष्ट्रीय खेलों की भी तैयारी है। उन्होंने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बद्री केदार की तर्ज में महाशिव मंदिर और जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान बनाने के कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया। महाराज ने बुधवार को कहा कि इस निर्णय से जहां लाखों श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है, वहीं इसमें पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि महाशिव देवता मंदिर और जागेश्वर धाम के विकास से आसपास के क्षेत्र में बेहतर होंगे, वही संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। महाराज ने कहा कि महाशिव देवता मंदिर में 30 से 31 अगस्त को संपन्न जांगड़ा महोत्सव के दौरान उन्होंने मंदिर के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की बात कही थी। महाशिव देवता और जागेश्वर धाम के प्रति आस्था को देखते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। दिसंबर में पहली बार बुधवार को तराई और भाबर घने कोहरे की आगोश में दिखाई दी। कोहरे और धूप में दम नहीं होने से ठंड बढ़ गई। कोहरे के चलते ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा। वहीं रोडवेज बसों का संचालन भी प्रभावित रहा। कोहरे के चलते न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। आने वाले हफ्ते में ठंडे बढ़ने के बहुत आसार हैं। बुधवार को तराई भाबर में जाड़े का घना कोहरा पड़ा, जिसके चलते सुबह 5 से 10 बजे तक जनजीवन पर असर पड़ा। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों को खांसी दिक्कत हुई। कई स्कूलों की बसें घने कोहरे की देर से बच्चों को लेने पहुंची। सुबह से ही हेडलाइट जलाकर वाहन चलते दिखे। करीब 20 मीटर तक की बिजली रही, जिसके चलते यातायात धीमा रहा। वहीं शाम होते होते फिर कोहरा छाने लगा था। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से 24 दिसंबर को राज्य में 7 स्थानों में पासपोर्ट मेला लगाया जाएगा, जिनमें पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने वालों को मौका मिलेगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि पासपोर्ट के ज़्यादा आवेदन और तेजी से प्रक्रिया को निपटाने के लिए पासपोर्ट मेले आयोजित किए जाने हैं। आगामी 24 दिसंबर को क्षेत्रीय पासपोर्ट केंद्र हाथीबड़कला POPSK सेंटर अल्मोड़ा, नैनीताल, काठगोदाम, रुद्रपुर, रुड़की और श्रीनगर में पासपोर्ट मेला लगेगा। इसमें नई पासपोर्ट बनाने के साथ ही दोबारा जारी होने वाले पासपोर्ट की प्रक्रिया होगी। आवेदकों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर अपॉइंटमेंट लेना होगा, जिसमें आवेदन करने वालों को मेले में उपस्थित नहीं होने पर दोबारा आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती घपले के आरोपी पूर्व अध्यक्ष सचिव और परीक्षा नेता के खिलाफ STF ने चार्जशीट तैयार कर ली है। रिपोर्ट भेजने के लिए शासन से अनुमति ली जा रही है। STF के अफसर इसकी फाइल लेकर बुधवार को शासन पहुंचे। शासन से हरी झंडी मिलती है, चार्जशीट कोर्ट भेज दी जाएगी। यूपीएससी सचिव के तौर से 27 मार्च 2016 को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की फ्रैक्चर करवाई गई। राज्य भर में 236 केंद्रों पर भर्ती बच्चा हुई। तब 87,196 युवाओं ने परीक्षा दी थी। इसका परिणाम 30 मार्च 2016 को घोषित किया गया, लेकिन धांधे की शिकायत पर 2017 को शासन ने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर दी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर परिणाम घोषित किया गया। वर्ष 2019 में सचिव कार्मिक और सतर्कता विभाग के निर्देशानुसार विजिलेंस की जांच की गई। 1 साल बाद 2020 को विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन बहुत एक साल की जांच एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। यही जांच 20 अगस्त को STF को मिली। 8 अक्टूबर को तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर RBS रावत, सचिव मनोहर फाइनेंस और परीक्षा नियंत्रक RS टुकड़े को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने 13 IAS और 18 PCS अफसरों को प्रमोशन पर मुहर लगा दी है। अब ये PCS अफसर AGM पद के लिए अरिज हो जाएंगे। साथ ही इसे सरकार को इस रैंक में अफसर की कमीशन नहीं भेजना पड़ेगा। मुख्यमंत्री स्तरीय धामी अनुमोदन पर सचिव कार्मिक शैलेश डबोली ने IAS अफसरों को प्रमोशन के आदेश दिए। उन्हें 6600 से 7600 ग्रेड 3 से प्रमोशन मिला है, जिसमें योगेंद्र यादव, उदयराज सिंह ग्रेड 4 में, तिवाड़ी ज्ञान पांडे, राजेंद्र कुमार ग्रेड 9, कमेंद्र सिंह, विनय तोमर, मनोज गोयल, SCH कांडवा, रोहित मीणा और संजय कुमार शामिल है। उधर बघोली के डिवीजन में 18 PCS अफसरों के प्रमोशन को DPC भी हुए। इन्हें 5400 से 6600 ग्रेड 3 पर प्रोन्नत करने की मुहर लगाई गई है।